हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। राज्य शासन कैसे काम करता है। Last year, we discussed the fact that government works at three levels: local, state, and national, and looked at the work of local government in some detail. क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे काम करती है: लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। उसमें जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं वो पार्टी इलेक्शन जीतती है और अपनी सरकार बनाते हैं। वो सेंट्रल लेवल पे सरकार चलाते हैं। उस पार्टी के लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वहीं स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। उसमें जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं वो पार्टी इलेक्शन जीतती है और अपनी सरकार बनाती है। वो स्टेट लेवल पे सरकार चलाते हैं। उस पार्टी के लीडर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लोकल लेवल पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं। हमने क्लास 6 में म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। हाउ डज दिस टेक्स प्लेस इन ए डेमोक्रेसी। हम लोग ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए एंड मिनिस्टर्स। एमएलएस और मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है ये भी पढ़ेंगे। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। लोगों को अगर अपनी बात एक्सप्रेस करनी है और किसी मुद्दे पे एक्शन डिमांड करना है तो वो कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। हेल्थ के टॉपिक पे हम स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को समझेंगे। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हु इज एन एमएलए। विधायक कौन होता है। यू मे बी फेमिलियर विथ सम नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। आप कुछ नाम से फेमिलियर होंगे, जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर। कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो नियम कानून बनाएगा उस नियम कानून को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कलेक्टर की होती है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर की, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हेड होते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं या विलेजेस के हेल्थ सेंटर्स आते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित होंगे। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं। क्या आपको पता है
कि वे किस पार्टी के हैं। अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड ए एमएलए। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के मेंबर्स को एमएलए विधायक कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्यों को विधायक एमएलए कहा जाता है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एमएलएस को लोग चुनते हैं इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो वे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के मेंबर सदस्य बनते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे मेंबर्स मिलके सरकार बनाते हैं। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएस रिप्रेजेंट पीपल। एमएलएस को लोग चुनते हैं तो ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, फिर वे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे देश में हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है। यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी में है। दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कंस्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट डिफरेंट टेरिटरीज में बटी हुई है, इन्हें कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है। मान लीजिए ये एक स्टेट है, तो इस स्टेट को डिफरेंट टेरिटरीज में बांट दिया जाता है और इन्हीं टेरिटरीज को कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो ये आपका एक कंस्टिट्यूएंसी हो गया, ये आपका एक कंस्टिट्यूएंसी हो गया, ऐसे करके। ये जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी बनाने के प्रोसेस को डीलिमिटेशन बोलते हैं। ये कंस्टिट्यूएंसी बांटने के लिए जो कमीशन बैठता है उसे डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। हिमाचल प्रदेश में 68 कंस्टिट्यूएंसी है। ये देखिए, इस मैप में हिमाचल प्रदेश को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में बटी हुई हैं। ये रहा आपका पहला कंस्टिट्यूएंसी, दूसरा कंस्टिट्यूएंसी, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते टोटल 68 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी द पीपल elect one representative who then becomes a member of the legislative assembly एमएलए। हर एक कंस्टिट्यूएंसी से अलग अलग पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है और लोग उनमें से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जो इलेक्शन जीतता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का सदस्य बन जाता है और उसे ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए या फिर विधायक कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. आप देखते होंगे कि स्टेट इलेक्शंस में लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से खड़े होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। These MLAs therefore belong to different political parties. ये एमएलएज अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं। मान लीजिए एक कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो वो एमएलए बनेगा। फिर किसी दूसरे कंस्टिट्यूएंसी से कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता है तो वो भी एमएलए बनेगा। इसी वजह से एमएलएज अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं। इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority। देखिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए आधे से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतते हैं राज्य में, उस पार्टी को मेजोरिटी में माना जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर वहां किसी पार्टी के 35 एमएलए जीत जाते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में,
तो वो पार्टी हिमाचल प्रदेश में मेजोरिटी पार्टी होगी। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ऑपोजिशन। जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो सरकार बनाएगी, इसलिए उस पार्टी को रूलिंग पार्टी कहते हैं। और जो दूसरे सदस्य हैं विधानसभा में, जो सरकार नहीं बना पाए हैं लेकिन चुनाव जीते हैं, वे ऑपोजिशन कहलाएंगे। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह हम लोगों ने पिछले मैप में भी देख लिया है। Candidates from various political parties won the 2017 assembly elections and became MLAs। 2017 में हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस हुए थे और उस इलेक्शन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए और एमएलएस बने, विधायक बने। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority। हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब 68 एमएलएस हो सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत में आने के लिए 50% से ज्यादा एमएलएस चाहिए। तो 68 का हाफ 34 है, तो 34 से ज्यादा एमएलएस चाहिए। मतलब किसी पार्टी के 35 एमएलएस अगर इलेक्शन जीत जाए तो वो पार्टी मेजोरिटी में होगी। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। दी भारतीय जनता पार्टी विथ 44 एमएलएस हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी। बीजेपी के 44 कैंडिडेट्स जीते और एमएलएस बने। क्योंकि ये 34 से ज्यादा सीटों पे जीते हैं, इसलिए इनके पास बहुमत है और वे सरकार बनाएंगे, इसलिए वे रूलिंग पार्टी बन गए। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। ऑल अदर एमएलएस बिकेम दी ऑपोजिशन। जितने भी दूसरे कैंडिडेट्स थे दूसरे पार्टी से या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो चुनाव में जीते हैं और एमएलएस बने हैं, वे ऑपोजिशन कहलाए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। In this case, the Indian National Congress was the major opposition party since it had the largest number of MLAs, 21 MLAs after the BJP। तो इस केस में कांग्रेस पार्टी मेजर ऑपोजिशन पार्टी बनी क्योंकि बीजेपी के बाद इन्हीं के सबसे ज्यादा एमएलएस जीते थे। इनके 21 एमएलएस 2017 के असेंबली इलेक्शन में जीते थे। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। Among the opposition were other parties, including those who had been elected as independent candidates। देखिए, ऑपोजिशन में दूसरी पार्टी भी थी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे जो चुनाव जीते थे और एमएलए बने थे। जैसे 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी एक सीट जीती थी और दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एमएलए बने थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। आफ्टर द इलेक्शंस, द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज होते हैं वे अपना लीडर चुनते हैं और वही लीडर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इन दिस केस द बीजेपी एमएलएस चोज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी रूलिंग पार्टी थी, तो बीजेपी के एमएलएस ने अपने लीडर के रूप में श्री जयराम ठाकुर को चुना और वे सीएम बने। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने
श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। दी चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। फिर सीएम अपने एमएलएज में से मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। आफ्टर द इलेक्शंस, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। देखिए, इलेक्शन के बाद गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और शपथ दिलाते हैं। एंड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, गवर्नर दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। मतलब गवर्नर सीएम और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, शपथ दिलाते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. They have separate offices. देखिए, एक स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। वहां बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पूरे स्टेट में एजुकेशन के काम को देखना, फाइनेंस से रिलेटेड काम को देखना, हेल्थ से रिलेटेड काम को देखना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम को देखना। ये सब बहुत अलग अलग काम है। चीफ मिनिस्टर पूरे स्टेट का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर इन दूसरे कामों के लिए अलग अलग एमएलएस को सिलेक्ट कर लेते हैं और यही एमएलएस जो एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ के कामों को संभालते हैं, वे मिनिस्टर्स कहलाते हैं। तो एक मिनिस्टर स्पेसिफिकली हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालेंगे तो उनको हेल्थ मिनिस्टर बोला जाएगा और हेल्थ डिपार्टमेंट को हेल्थ मिनिस्ट्री भी कहा जाता है। ऐसे ही एक मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभालेंगे, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री को। सब मिनिस्टर अपने अपने मिनिस्ट्री से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे और चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे और जब चीफ मिनिस्टर की परमिशन मिल जाएगी तो वे डिसीजन इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे और इनके अलग अलग सेपरेट ऑफिसेस होते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा वो जगह होती है जहां चाहे रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, दोनों के एमएलएस बैठते हैं और डिबेट्स और डिस्कशंस करते हैं। एमएलएस अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की प्रॉब्लम्स बताते हैं। रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स बताते हैं कि वे क्या स्टेप्स लेंगे इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी को चेक भी करता है, गलत पॉलिसीज बनाने से भी रोकता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना भी जरूरी है। कोई पॉलिसी बनानी है और पास करनी है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो उस स्टेट के विधानसभा में ही वोटिंग होगा। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister. कुछ एमएलएस ऐसे होते हैं जिनके पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक एमएलए के रूप में वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को विधानसभा में रिप्रेजेंट भी करेंगे और दूसरी जिम्मेदारी होती है एज मिनिस्टर, मतलब वो एक मिनिस्ट्री को भी संभाल रहे हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। The head of the state is the governor. गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। शी और ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को इसलिए अपॉइंट करता है ताकि गवर्नर ये इंश्योर कर सके कि स्टेट गवर्नमेंट संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम करे। गवर्नर सेंटर और स्टेट के बीच में एक लिंक का काम करता है। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। At times, the ruling party may not be a single party, but a group of parties working together. कभी कभी इलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी एक सिंगल पार्टी नहीं होता, बल्कि दो तीन पार्टी मिलके काम करते हैं और सरकार बनाते हैं। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। दिस इज कॉल्ड ए कोएलिशन।
इसी को कोएलिशन गवर्नमेंट गठबंधन सरकार कहते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसको समझते हैं। हिमाचल प्रदेश का ही एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल सीट 68 है और मान लीजिए चार पार्टी है, ए, बी, सी और डी। मेजोरिटी में जीतने के लिए 35 सीट चाहिए, लेकिन ए को 30 सीट्स मिले हैं, बी को 21, सी को 13 और डी को 4 सीट्स मिले हैं। तो यहां बहुमत किसी के पास भी नहीं है। तो अगर बी, सी और डी मिल जाए तो 21 प्लस 13 प्लस 4 38 सीट हो जाएगी। 35 वाला मार्क क्रॉस हो जाएगा और ये अपनी सरकार बना लेंगे। इसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। फिर मिनिस्टर्स की सीट को ये लोग आपस में बांट लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिबेट इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में एक बहस। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इश्यू और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। देखिए, डिबेट के दौरान एमएलएस सरकार के द्वारा किए गए कामों पर ओपिनियन देते हैं और अगर उनके कंस्टिट्यूएंसी में या फिर जनरल कोई इशू है तो उस पे क्वेश्चंस पूछते हैं और सजेशंस भी देते हैं कि सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. फिर मिनिस्टर्स सारे सवालों के जवाब देते हैं और असेंबली को इंश्योर करवाते हैं कि सरकार द्वारा काम किया जा रहा है और उचित स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इस वजह से चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स अपने मन के मुताबिक काम नहीं कर सकते। वे आंसरेबल भी हैं। उनको अपने द्वारा किए गए कामों को जस्टिफाई भी करना पड़ता है। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन दी गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वे सरकार चलाते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। We usually hear about them और see them in the news channels और in the papers. हमें उन डिसीजंस के बारे में न्यूज़पेपर, न्यूज़ वगैरह से पता चलता है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. लेकिन जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको एमएलएस द्वारा अप्रूव किया जाता है। मान लीजिए किसी एक मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस किया तो उसके सारे प्रोविजंस पे बहस होगी, डिस्कशंस होंगे। कौन सा प्रोविजन सही है, कौन सा सही नहीं है, इस पे भी बहस होगी। फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी। फिर वोटिंग में अगर वो मेजोरिटी के साथ पास हो गया तो वो फिर गवर्नर के पास जाएगा। तो गवर्नर के साइन के बाद वो एक्ट बन जाएगा। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, डिबेट एन इंपॉर्टेंट इश्यू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट एक्सेट्रा। दे हैव द मेन अथॉरिटी। लोकतंत्र में जिनको हम लोग चुनते हैं वे हमें रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे बिहाफ पे वे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिबेट करते हैं, पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए कहाँ नहीं ये डिसाइड करते हैं। उनके पास मेन अथॉरिटी होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। In common usage, the word government refers to the government departments and various ministers who head them. गवर्नमेंट में आपके चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। दी ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। इन सबका जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो है चीफ मिनिस्टर। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मोर करेक्टली,
दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये है आपकी एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये आपकी कार्यपालिका है। ये नियम कानून को, पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature. MLAs जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं वो हैं लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। दे आर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। ये विधायिका कार्यपालिका के कामों को सुपरवाइज करता है कि काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, पैसा अच्छे से खर्च हो रहा है या नहीं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. इन्हीं में से हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का प्रमुख मतलब चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, शासन की कार्यप्रणाली। द लेजिस्लेटिव असेंबली is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही एक जगह नहीं है जहां पे सरकार के कामों के बारे में ओपिनियंस दिया जाता है, डिस्कशंस किया जाता है, या फिर अगर सरकार काम नहीं कर रही तो एक्शन डिमांड किया जाता है। और दूसरी जगह ही भी है जहां पे ये सब काम किया जाता है। केवल विधानसभा में ही सरकार के कामों के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। You will find newspapers, TV channels, and other organizations regularly talking about the government. न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे प्रेशर ग्रुप्स रेगुलर बेसिस पे सरकार के काम पर डिस्कशंस करते हैं। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. डेमोक्रेसी में बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स हैव टू टेक एक्शन। जो लोग पावर में हैं जैसे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, वे एक्शन लेते हैं। कुछ इश्यूज हैं तो उन्हें दूर कैसे किया जाए, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किया जाए, एक्सेट्रा। वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। ये एक्शंस वेरियस डिपार्टमेंट्स के थ्रू लिया जाता है। जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रोड्स बनाते हैं, सरकारी भवनें बनाते हैं, पुल वगैरह बनाते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। दूसरा आपका है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, किसान के वेलफेयर के लिए काम करना हो, इरिगेशन सिस्टम अच्छी करनी हो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये सब काम करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स में बेड है या नहीं ये ध्यान रखेगी, इक्विपमेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं ये भी ध्यान रखेगी। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन से रिलेटेड नियम बनाएगा। वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन। चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर से जब लेजिस्लेटिव असेंबली में सवाल पूछे जाएंगे तो उन्हें जवाब भी देना होगा और लोगों को कन्विंस करना होगा कि प्रॉपर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम, न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल बाई होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। न्यूज़पेपर, मीडिया ये सब भी स्टेट्स में जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है।
और वे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस टू ensure that there are adequate toilets in every urban area. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं कि अर्बन एरियाज में सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉयलेट्स हों, वो ये इंश्योर करें। उदाहरण के लिए वो कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए ये अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। वो ये भी इंश्योर करें कि हर गांव में हेल्थ वर्कर अपॉइंटेड हो। ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। ये जो लॉ बनाने का प्रोसेस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है। किसी विषय पर कानून बनाने का ये कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। फिर इन लॉज को जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो वेरियस डिपार्टमेंट्स इनको इंप्लीमेंट करते हैं। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। लॉज फॉर द इंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। जब कानून पूरे देश के लिए बनाना होता है तो वो पार्लियामेंट में होता है। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। In a democracy, it is the people who elect their representatives as member of the legislative assembly, and thus it is the people who have the main authority. लोकतंत्र में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जैसे एमएलएस को लोगों ने चुना है। इसी वजह से रियल ऑथोरिटी लोग हैं, पीपल हैं, जिन्होंने एमएलएस को चुना है, क्योंकि लोगों के पास पावर है कि नेक्स्ट इलेक्शन में लोग किसी और को चुन सकते हैं। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स सरकार बनाते हैं और इन्हीं में से कुछ मेंबर्स मिनिस्टर्स बनते हैं। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। These ministers are in charge of various departments of the government, such as health department. इन्हीं मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट का चार्ज सौंपा जाता है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ मिनिस्टर। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग। Whatever work is done by these departments has to be approved by the members of the legislative assembly. जो कुछ भी काम इन डिपार्टमेंट्स द्वारा किया जाता है उसे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा अप्रूव किया जाता है। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।